म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनएफओ का बाजार पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ठंडा रहा। हालांकि यदि वर्ष 2023 की बात करें तो 2023 के फर्स्ट हाफ में एनएफओ का बाजार काफ़ी गर्म था। हालांकि आज के दिन में केवल दो ही एनएफओ बाजार में सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं। उनमें से पहला है डीएसपी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और दूसरा है कोटक हेल्थ केयर फंड। यदि हम कोटक एएमसी की बातें करें तो वर्ष 2023 में इन्होंने कुल 13 एनएफओ लॉन्च किए हैं और ये कोटक हेल्थ केयर फंड इनका 14th एनएफओ है। और आज हम चर्चा करेंगे इसी एनएफओ की, कोटक हेल्थ केयर फंड की। और इस चर्चा के दौरान हम ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें कोटक हेल्थ केयर फंड के एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कोटक हेल्थ केयर फंड के एनएफओ की चर्चा के दौरान हम बात करेंगे इनके फीचर्स की, इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, इनके फंड मैनेजर की। फिर हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर या फार्मा सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेज हैं। फिर हम बातें करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इन सब के बेसिस पे हम चर्चा ये करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें कोटक हेल्थ केयर फंड के एनएफओ के साथ जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, या यूँ कर सकते हैं क्या हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक थीमेटिक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स है जो कि 20 नवंबर 2023 को ओपन हुई है और 4 दिसंबर 2023 को ये एनएफओ बंद हो जाएगी। फिर ये कंटिन्यूस रीपर्चेज के लिए ऑन और बिफोर 18 दिसंबर 2023 को ये स्टार्ट हो जाएगी। और यदि हम इसके इन्वेस्टमेंट की बातें करें, यदि लमसम की बातें करें तो इसमें कम से कम लमसम इन्वेस्टमेंट को 5,000 करने पड़ेंगे और उसके बाद यदि और करना हो तो ₹1 के मल्टीपल में कर सकते हैं। यदि आपको एडिशनल परचेस करना हो तो कम से कम मिनिमम जो है वो 1,000 का होगा और उसके बाद फिर ₹1 के मल्टीपल में कर सकते हैं। यदि एसआईपी की बातें करें तो मिनिमम एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जो है ₹500 हो गया और उस पोजिशन में कम से कम इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 होने चाहिए, 10 से कम नहीं होने चाहिए। यदि इसकी मैंडेट की बात करें, यदि नॉमिनेशन की बातें करें तो आपको या तो नॉमिनेशन किसी को नॉमिनेट करना होगा, और यदि आप किसी को नॉमिनेट करना नहीं चाहते हैं तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी सीधे साफ शब्दों में नॉमिनी करनी हो फिर भी आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे और नॉमिनी नहीं करनी हो फिर भी आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। और ये प्लान है, ऑप्शंस की बातें करें, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है और ऑप्शंस में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। आईडीसीडब्ल्यू मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, और इसका जो डिफॉल्ट ऑप्शंस है वो ग्रोथ ऑप्शंस है। यदि हम इसकी एंट्री लोड की बातें करें, जैसे और सब म्यूचुअल फंड्स में एनएफओ में है, क्योंकि कोई एंट्री लोड नहीं लगती है। और यदि एग्जिट लोड की बातें करें, यदि रिडम्पशन आप 30 दिनों के बाद करेंगे, जिस दिन परचेस करेंगे या जिस दिन अलॉटमेंट होगी यूनिट्स, उसके 30 डेज के अंदर यदि आप करेंगे तो आपको 1% लगेगा। और यदि उसके बाद यदि आप रिडम्पशन करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इनका बेंचमार्क जो इन्होंने डिसाइड किया है, दिस इज निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स TRI। यदि हम इसके ट्रांजैक्शन चार्ज की बातें करें, ये ट्रांजैक्शन चार्ज केवल इसी फंड के साथ नहीं बल्कि सारे एनएफओ के साथ, सारे इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लीकेबल है। ये कहते हैं कि यदि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, मीन्स थ्रू वैलिड ARN होल्डर के थ्रू करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और लमसम का अमाउंट यदि 10,000 रुपये या एसआईपी का कमिटमेंट अमाउंट 10,000 से कम होगा तो आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेंगे। लेकिन यदि यही लमसम अमाउंट या एसआईपी का कमिटमेंट अमाउंट 10,000 या उससे अधिक होगा तो दोनों ही केस में आपको चार्जेस लगेंगे। यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चार्जेस ₹150 होंगे, और यदि आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किसी भी एएमसी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको ₹100 ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये उन्हीं के लिए है जो कि थ्रू म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स या वैलिड ARN होल्डर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चार्जेज आपको नहीं लगेंगे। अब यदि इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बातें करें तो इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएट करने का है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द
इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनी। सीधे साफ शब्दों में इनका जो ध्येय है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिशिएट करेगा, और एप्रिशिएट कैसे करेगा कि मोस्टली ये अपने फंड जो फंड होंगे वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फार्मा या हेल्थ केयर कंपनीज में लगाएंगे, मीन्स उनके शेयर में लगाएंगे। और ये एलोकेशन जो होगा ये कम से कम 80% और अधिक से अधिक 100% जो है ये फार्मा इंडस्ट्री या हेल्थ केयर कंपनीज के इक्विटी शेयर में लगाएंगे, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मा सेक्टर्स को बेनिफिट देते हों। और 0 to 20% या तो ये अदर देन फार्मा या हेल्थ केयर कंपनीज के इक्विटी शेयर में लगाएंगे, या किसी डेट सिक्योरिटीज लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब बातें करते हैं कि 80 to 100% ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में लगाएंगे, तो हमें यह जानना जरूरी है कि फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में कौन कौन सी कंपनियां नॉर्मल कोर्स में आती हैं। और ये कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स, health IT services, research and और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हाइजीन। ये सारी कंपनियां, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो सारी आती हैं फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज के एम्बिट में। अब इनके फंड मैनेजर की बातें करेंगे। 4 फंड मैनेजर हैं। द फर्स्ट वन इज शिवानी सरकार कुरियन, तो दूसरा है हनिजय तिकरिहा, थर्ड है अर्जुन खन्ना और चौथे हैं इसके अभिषेक बिसेन। अभी तक जो हमने बातें की वो हमने कोटक हेल्थ केयर फंड के कॉन्टेक्स्ट में बातें की। अब बात करेंगे कि हिंदुस्तान में डोमेस्टिक हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो उनको सामना करना पड़ सकता है, इस इंडस्ट्री को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हेल्थ केयर फंड ये थीमेटिक फंड, किसी भी थीमेटिक फंड के लिए थॉरो नॉलेज की जरूरत होती है। इसका मतलब यदि आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फार्मा सेक्टर का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, और इस सेक्टर में राइट टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए और राइट टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट मस्ट बी एट राइट टाइम, और जब एग्जिट करेंगे या रिडीम करेंगे वो भी राइट टाइम पे होना चाहिए, तभी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें। अदरवाइज यदि आपने गलत समय में एंट्री किया और गलत समय में एग्जिट हुए तो आपको इसमें लॉस मिलने की पूरी संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चैलेंजेस हैं हेल्थ एंड फार्मा इंडस्ट्रीज को, वो है यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन का प्रेशर, यूएस एफडीए यूनाइटेड स्टेट्स का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका इंस्पेक्शन इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज का होते रहता है। और 2023 में इन्होंने अभी तक 55 इंस्पेक्शन कर ली हैं। ये एक अलग प्रेशर बनाता है, कुछ उन्होंने नोटिस देते हैं, कुछ रेगुलेट करते हैं इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को, जिससे कि ये भी एक चैलेंज है। और अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले यूएस एफडीए ने कहा कि अब वो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन भी करेंगे, मीन्स वो बताएंगे नहीं कि वो इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, अचानक वो इंस्पेक्शन करेंगे। दूसरा एक और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में एक चैलेंजेस है कि गवर्नमेंट जो है ड्रग प्राइस, कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जिस पे प्राइस कंट्रोल वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इससे अधिक इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक चैलेंजेस है। द नेक्स्ट वन, पूरे वर्ल्ड का 25 to 30% कहा जाता है कि जो फेक ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं या स्पूरियस ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं वो हिंदुस्तान में ही होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के सामने। और द लास्ट वन, हालांकि इसके अलावा चैलेंजेस और भी काफ़ी हैं, मैंने कोशिश की है इसको समराइज करने की। हिंदुस्तान में फार्मा इंडस्ट्री के लिए लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए इसकी कमी है, इसके चलते भी फार्मा इंडस्ट्री को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्मा इंडस्ट्री या डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोस्पेक्ट्स या कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ है कि हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग आज के दिन में है, इट इज़ अराउंड $50 बिलियन, जो कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये बढ़ के $64 बिलियन हो जाएंगे और 2030 तक ये $130 बिलियन हो जाएंगे। इसका मतलब यदि हम देखें तो ग्रोथ जो है ऑन एवरेज 10 से 11% के आसपास है, ये एक अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद हिंदुस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आज के दिन में 70 साल के आसपास, ये 2020 का डेटा है, और आने वाले दिनों में ये उम्र जो है ये और मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो और बढ़ती जाएगी। और जैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी निश्चित रूप से उनको
अधिक ड्रग या अधिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ये एक स्ट्रेंथ है इस इंडस्ट्री का। दूसरा है चेंजिंग डिजीज पैटर्न। अब जो बीमारियां जो हो रही हैं वो अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, जिससे के चलते नई नई दवाओं के लिए रिसर्च करना पड़ता है। ये भी एक स्ट्रेंथ है फार्मा इंडस्ट्री का। द नेक्स्ट वन इज द हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। कहते हैं कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में आज के दिन में करीब 138-140 मिलियंस मीन्स 14 करोड़ के आसपास का है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। एल्डरली पॉपुलेशन यदि बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से स्कोप या हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स जो है हेल्थ इंडस्ट्री में वो दिख रही हैं। क्रोनिक डिजीज ऑन द राइज। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी अधिक बढ़ी। आज से 40 साल 50 साल पहले यदि देखा करते थे तो टीबी कुछ कुछ लोगों को हुआ करता था, आज टीबी आम बातें हो गई हैं। हार्ट अटैक जो हम देख रहे हैं कि मिड एज में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सो क्रोनिक डिजीज का इंक्रीज जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये बताता है कि फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री में स्कोप्स हैं। रूरल एरिया में आज के दिन में भी हेल्थ सर्विसेज की काफ़ी कमी है, तो ये भी एक स्कोप्स है कि वहाँ एक्सपेंड करने का प्रोविजंस या प्रोस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल्स काफ़ी पोटेंशियल्स हैं। इंक्रीज इन इंश्योरेंस अपटेक। अब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से हेल्थ इंश्योरेंस जब लेंगे वो जागरूक होंगे अपने हेल्थ के लिए, और अपने हेल्थ के लिए जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से फार्मा इंडस्ट्री में स्कोप्स तो हैं। और जो हिंदुस्तान की जीडीपी है उसका काफ़ी कम परसेंटेज हिंदुस्तान में हेल्थ स्पेंडिंग पे खर्च होता है। यदि हम कंपेयर करें यदि वर्ल्ड के, इसका मतलब अभी हिंदुस्तान में हेल्थ स्पेंडिंग का काफ़ी स्कोप्स है, और हेल्थ स्पेंडिंग का स्कोप है, इसका मतलब फार्मा इंडस्ट्री में पोटेंशियल्स हैं। और अब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो है वो 200+ कंट्रीज में मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है। ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए। और 60% ऑफ द वैक्सीन जो वर्ल्ड की है वो सप्लाई करती है हिंदुस्तान में। मतलब मीन्स दुनिया का 60% वैक्सीन जो है इंडिया सप्लाई करता है। और कहते हैं कि जो जेनरिक ड्रग है, ये मैं वैक्सीन के बारे में बताया 60%, जेनरिक ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं ये वर्ल्ड को, ये अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स नीड, और उसमें से 40% जो अमेरिका का नीड है वो भी हिंदुस्तान ही जेनरिक ड्रग को सप्लाई करता है। और 50% अफ्रीका का नीड जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो हिंदुस्तान सप्लाई करता है। मेडिकल कॉलेजेस जो 2014 में 387 था वो 2023 में बढ़ के 689 हो गए, और एमबीबीएस की सीट्स 1 लाख हो गई। ये बताता है कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या स्कोप्स हैं। और अभी भी हिंदुस्तान में जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो काफ़ी लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं, जिससे जो मेडिकल टूरिज्म है मीन्स बाहर के जो पेशेंट आते हैं वो हिंदुस्तान में काफ़ी आ रहे हैं। 2009 में करीब ये पर एनम 1 लाख पेशेंट आया करते थे बाहर के, जो 2023 में बढ़ के 6.5 लाख के आसपास पेशेंट अब आने लगे। मतलब मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 6.5 लाख फ्रॉम इफ यू कंपेयर विद द 2009 टू 2020। अब बात करते हैं, ये बातें की हमने कोटक हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके कॉमन फीचर्स के बारे में, उनके और फिर हेल्थ और फार्मा सेक्टर के स्ट्रेंथ और उसके चैलेंजेस के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि क्या हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड्स हैं और उसका परफॉर्मेंस क्या है। यदि ये देखते हैं तो आज के दिन में 1 साल से अधिक पुराना 10 फंड हैं हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर फंड्स में, 3 साल से अधिक पुराना 9 फंड हैं, 5 ईयर से अधिक पुराने 6 फंड हैं, और 10 साल से अधिक पुराने 3 फंड हैं। और यदि इसकी कैटेगरी एवरेज की यदि बातें करें तो फर्स्ट ईयर का 1 साल का जो ट्रेलिंग रिटर्न है 24.74% है, 3 ईयर्स का CAGR 14.65% है, 5 ईयर्स का 16.44% है, और 10 ईयर्स का 15.18% है। दिस इज द कैटेगरी एवरेज। और यदि हम ये बात करें कि 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न में सबसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ICICI हेल्थ केयर एंड फार्मा फंड ने, जिनका कि ट्रेलिंग रिटर्न 32.87% है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया ने, जिनका कि 17.9% है। 5 ईयर्स में दिया है मिरे एसेट ने, जिनका कि परफॉर्मेंस 21.2% CAGR है, और 10 ईयर का CAGR में सबसे अच्छा दिया है निप्पॉन ने, जो कि 17.21% है। अब बारी कंक्लूड करने की। अब देखा हमने जो नॉर्मल फीचर्स हैं कोटक हेल्थ केयर फंड के, वो करीब करीब मैच करते हैं बाकी सारे हेल्थ केयर फंड से। हमने देखा स्ट्रेंथ और उसके चैलेंजेस हेल्थ केयर की,
उसके बाद देखा कि ये परफॉर्मेंस जो कुछ फंड्स, जो 10 फंड आज के दिन में अवेलेबल है मार्केट में, उनका परफॉर्मेंस क्या है। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज फैक्ट्स, यदि हम सबसे पहले बात करें कि क्या हमें हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके स्ट्रेंथ देख के लगता है कि अभी इसमें काफ़ी स्कोप्स हैं, काफ़ी पोटेंशियल्स हैं, हमें हेल्थ केयर एंड फार्मा फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, अब बात करें यदि हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो क्या हमें कोटक हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान रखें, कुछ हमारे इन्वेस्टर्स के मन में ये होता है कि एनएफओ में चूंकि 10 रुपये के यूनिट अलॉट करती हैं तो वो सस्ता है। जनाब ये सस्ता कभी नहीं होता, क्योंकि घोड़े की तुलना आप गधे से नहीं कर सकते। वो चूंकि आज ये 10 रुपये में दे रहे हैं, और हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर का कुछ एमसीज के एनएबी हो सकते हैं 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, तो ये नहीं कर सकते ये सस्ता है और ये महंगा है, बिकॉज दोनों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते। और मैं बार बार कहता हूं कि एनएफओ, किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करने का एक ही पैरामीटर है कि यदि उसमें कुछ नयापन हो आप उसमें जरूर जाएं। और ये नएपन की बात यदि कोटक हेल्थ केयर फंड के साथ करते तो हमें कुछ नया नहीं दिखता। नंबर 2, यदि हमें हेल्थ केयर फंड में, हेल्थ केयर फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना ही है, तो जो बाजार में 10 फंड हैं उसमें से यदि हम थोड़ा ठीक ढंग से उस फंड को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि चूंकि ये टेस्टेड फंड हैं, 10 साल 9 साल 5 साल 4 साल के टेस्टेड फंड हैं, और उनका परफॉर्मेंस में देख रहा हूं कि 32.87% से लेके कम से कम 10 ईयर्स में 17.21% है, तो हमारे विचार से कि नए एनएफओ में जाने जिसका कि अभी जिसको बाजार में भी टेस्ट होना है, उससे बेहतर है कि यदि हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर फंड में हमें इन्वेस्ट करना हो, हम उस फंड में जाएं जिनका रिकॉर्ड पिछले 4 साल 5 साल 10 साल का पुराना है और उनका परफॉर्मेंस भी टेस्टेड है। हालांकि ये मेरा विचार, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टर्स को अपना डिसीजन स्वयं लेना पड़ेगा, बिकॉज वो डिसीजन उनके बहुत सारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है, और ये परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अंतिम निर्णय हमेशा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे विचार से यदि हेल्थ केयर या फार्मा सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे मेरे विचार से करना चाहिए, तो आप बेहतर है जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें से कुछ अच्छे फंड को शॉर्टलिस्ट करें और उसमें जाएं। थैंक यू।